हम लोगों ने कहानी जो पढ़ रहे थे सज़ा, उसमें देख लिया था कि उनके पिताजी को जेल भी हो गई थी, परंतु मामा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी ज़मानत करवा दी थी और उनका मुकदमा अभी चल रहा था। और आगे कैसे ये मुकदमा अंतिम परिणति पर आता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि बच्चों को जो है यहाँ रख पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब वेतन या तनख्वाह तो बंद हो गई थी और मुन्नू को गांव भेज दिया जाए, वह गांव के स्कूल में ही पढ़ लेगा। बच्ची सोच रही है, लड़की सोच रही थी कि शायद पापा इस प्रतिक्रिया पर कुछ अपना जवाब देंगे, पर पापा उनके कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर पापा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पापा ने साथ बैठकर ही ये सब तय किया था। रो धोकर मुन्नू भी चला गया। हाँ, जाते समय पापा ने उसे अपने सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास में ही खड़ी रही थी। पापा की आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आंसू पोंछ दूं, और उनके दुख को दूर करने के लिए नहीं, पापा को प्यार करने के लिए। मुन्नू दूर जाकर पापा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहूँगी। पर पापा छोड़ने नीचे नहीं आए, कोई स्टेशन भी नहीं गया। जाता ही कौन? अम्मा अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती तो लौटती कैसे? अर्थात छोटे बच्चे को वो अपने दादा दादी के साथ गांव भेजने के लिए तैयार हो गए। लेखिका हमें इन घटनाओं के साथ साथ ये बताना चाहती हैं कि व्यक्ति किन किन हालातों से होकर के गुजरता है और उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई महीना भर बाद भी फिर हमारा घर रह गया था। उसमें से भी मुन्नू चला गया था। मुन्नू ही क्यों, सप्ताह बीतते सारा सामान भी चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया गया। पकाना, खाना और सोना बरसाती में। पास की छोटी सी कोठरी साफ करके मुझे पढ़ने के लिए मिली। पापा अब कुछ कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले पापा बिल्कुल नहीं रहे थे। बस सारे दिन चुपचाप लेटे रहते और कुछ पढ़ते रहते। कभी कभी गोदी में तकिया रख कर कुछ लिखते भी। मेरा मन बड़ा होता कि मैं देखूं वे क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कितनी ही बार पढ़ा था कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। हंसते हंसते जो सारे दुखों को झेल जाए वही सच्चा पुरुष है। पर मेरा मन होता पापा को यह बताऊं, पर क्या पापा यह सब नहीं जानते? फिर इसी तरह मुंह छिपाकर तो वह पड़े रहे जिसने सचमुच चोरी की हो। पर पापा को तो बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इस तरह रहकर तो वो सबके बीच अपने को अपराधी ही साबित कर रहे हैं, पर उन्हें कैसे समझाती? अर्थात बीच बीच में ये उनकी लड़की जो सोच रही है, ये लेखिका की ही सोच है बेटा, कि जो शायद जिसने गलती ना करी हो वह उसे इस तरह से मुंह छिपाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मेरे पापा को इस तरह छुप छुप कर नहीं रहना चाहिए। उनको जो है लोगों के सामने रहना चाहिए। फिर जिसने गलत किया है वह है, और जिसने नहीं किया हो उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। यहाँ उस बच्ची की तार्किक शक्ति या उसकी सोच काम कर रही है, जो कि हम सामान्य जनों को सबको प्रेरित भी कर रही है कि हमने जब कोई गलत काम किया ही नहीं तो हमें इतना चुप कर रहने की क्या ज़रूरत है। अपनी कोठरी में और कोई कष्ट नहीं था, पर भयंकर गर्मी के दिन और पंखा नहीं। रात को तो जैसे तैसे छत पर कट जाती, पर दोपहर में तो छत पर बने ये कमरे भट्टी की तरह जलते थे। छुट्टियों के दिन बिताए नहीं बीत रहे थे। अपनी किसी सहेली के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। पड़ोस तक में तो जाना छोड़ रखा था। दुख में कोई साथी नहीं होता। बस एक गांठ बांध रखी थी कि जब तक ये बुरे ग्रह टल नहीं जाते तब तक सभी कुछ चुपचाप सहन करना है। अर्थात जब तक ये कष्ट के दिन नहीं कट जाते तब तक क्या करना है? चुपचाप व्यक्ति को काटना है।
जुलाई में बाबा की चिट्ठी आई, मुन्नू को 6वीं में भर्ती करवा दिया है और वह खुश है। हम सब ने भी मान लिया कि वह खुश हो ही होगा। ऐसा मान लेने में ही हम सबको खुशी भी थी। साथ ही बाबा ने यह भी लिखा कि शाम को उन्होंने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। 25 रुपये मिलेंगे जिसे वह पापा के पास भेज देंगे। 50 उमेश चाचा भेजेंगे। मेरे सामने बाबा का बूढ़ा शरीर, झुकी कमर, धुंध भरी आंखें घूम रही थी। इस बुढ़ापे में वह अब फिर से नौकरी करेंगे। अम्मा ने बताया कि इन 75 रुपये में ही हमें उन्हें घर चलाना है और इस तरह से टोटल 25 और 50 रुपये मिल कर के 75 होते हैं और इन 75 रुपये में ही उन्हें घर चलाना है। क्योंकि इसके पापा की सारी तनख्वाह वगैरह बंद कर दी गई है। सारे सब कुछ बंद हो गया है और अब परिणाम आने के बाद ही उनको तनख्वाह दी जाएगी। इसलिए एक सरकारी कर्मचारी जो बिल्कुल दोष मुक्त है, उसके लिए अपना घर चलाना, अपनी परिस्थितियों को वश में करना और समय को व्यतीत करना कितना मुश्किल होता है, आप इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने स्कूल की बस छोड़ दी। 3 मील पैदल ही जाती थी। धूप हो या बारिश, चेहरे पर शिकन नहीं लाती थी। कभी कभी सोचती, पापा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने हुए। इतने दिनों में आखिर कितना खर्चा हुआ कि बैंक का सारा रुपया निकाल लिया गया। अम्मा के सारे गहने बिक गए और पता ही नहीं क्या क्या चला गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचती, इससे तो पापा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। अर्थात इससे तो अच्छा होता कि रुपया मार लेते तो कम से कम आज वो हमारे काम तो आता। अर्थात रुपए भी उन्होंने रिश्वत में नहीं लिए, आरोप भी उन पर लग गए और तनख्वाह भी बंद हो गई। इसलिए जो पैसा बैंक में था अब वो भी धीरे धीरे करके खर्च हो गया। उसकी मम्मी के सारे गहने भी बेच दिए गए। परंतु रोज़ प्रतिदिन व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होती हैं उनको कैसे पूरा करे, इस बात का अंदाज़ा ना तो दोष लगाने वाले सोचते हैं, ना कोर्ट कचहरी इस बात को गहराई से सोचती है। और जो परिवार या जो इसको भुगतता है वह तो जानता ही है। अम्मा को तो पता ही नहीं क्या हो गया कि भीतर ही भीतर सूखती जा रही थी। कहाँ तो कुछ नहीं करती थी और अब सारा काम हाथ से करने लगी हैं। पापा भी उनकी मदद करते थे। उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे ज़रा सी बात पर पीट दिया था। उनकी याद में पहली बार मैं शायद मार खाई थी, वह भी इस उम्र में। शरीर से ज़्यादा मन आहत हुआ। चोट से ज़्यादा इस बात का दुख हुआ कि पापा बैठे देखते रहे पर कुछ नहीं कहा। न अम्मा को मना किया, न ही मुझे प्यार किया। अर्थात घटनाएं भी व्यक्ति उस दोस्त से आहत होकर के और इतना बदल जाता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बैठे बैठे हम लोग देखते रहते हैं, विचारते रहते हैं। परंतु जब छोटी बच्ची को अपनी अम्मा किसी बात पर डांटने लगी तो उसके पापा ने भी उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तब उसको क्या लगता है कि पापा इतने तटस्थ हो गए हैं क्या, इतने बदलाव उनके चरित्र में कैसे आ गए हैं। परंतु व्यक्ति जब किसी घटना से बहुत ज़्यादा आहत और परेशान हो जाता है और दूसरी चीज़ आमदनी एकदम बंद हो जाए तो अच्छे लोगों की स्थितियां बदल जाती हैं, उनके सोच में, उनके विचार में। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन गई हैं कि वह करे तो क्या करे। इसलिए वह बच्ची के पीटने पर भी कुछ नहीं बोलते, ना उसे प्यार करते हैं, ना उसे मना करते हैं अपनी पत्नी को। मैं अपनी कोठरी में बैठकर घंटों रोई, भगवान सब दुख दो पर मेरे पापा को पहला जैसा कर दो। वह पहले की तरह ही काम करेंगे तो मैं सब कुछ सह लूँगी। अर्थात छोटी बच्ची को भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसके पापा इतने तटस्थ और यूँ कहें कि सूने मन के कैसे हो गए कि उनके आचरण में जो है एकदम से इतना बदलाव।
सुनवाई की पहली तारीख ही 6 महीने बाद पड़ी थी। कांत मामा ने कोशिश तो बहुत की थी पर जल्दी सारी सुनवाई हो जाए और सारा फैसला हो जाए, पर कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता है। वकीलों का सारा खर्चा मामा ही कर रहे थे। ज़रूर मामी से छिपकर कर रहे होंगे, वरना वह तो एक पैसा खर्च न करने देती। अर्थात वकीलों का तो सारा खर्चा उसके मामा ही कर रहे थे, पर उनकी मामी के व्यवहार से लग रहा होगा कि शायद उन्होंने उनको बताया ही नहीं होगा। इसलिए कानून व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है। और वह पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी। सर्दी से ठिठुरते हुए जब हमने यह खबर सुनी तो गर्मी की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई थी। घर की हालत बद से बद होती जा रही थी और ख़ासकर अम्मा की। मुझे तभी लगा था कि कोई ऐसी उन्हें बीमारी न लग जाए जो भीतर ही भीतर उन्हें खाई जा रही है। हाइजीन में रोग और उसके लक्षण पड़ रखे थे और मुझे अम्मा के सारे लक्षण राज क्षमा से कैसे लग रहे थे। सर्दी में वह जो ठंड खाई जो 4 महीने तक खांसती ही रही। अर्थात क्योंकि काम कभी पहले नहीं किया था और अब करने के कारण जो है उनकी स्थिति और बेहतर हो गई है। बाबा की चिट्ठी आई, बड़ी बेबसी से उन्होंने लिखा था, हिसाब में कुछ ऐसी भूले हुई कि वह काम चला गया। अब तो 50 रुपए की पेंशन में से किसी तरह 15 रुपए ही भेज सकूँगा। हिम्मत रखना बेटे, बुरे दिन आते हैं तो सब तरह से आते हैं, पर ये दिन ज़रूर फिरेंगे ज़रूर। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अर्थात उनके दादाजी का जब सांत्वना भरा लेटर आता है, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बुरे दिन जो हैं कट जाएंगे बेटा, जल्दी ही कट जाएंगे। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीखें जल्दी ही मिलती नहीं थी। पापा को छूटे साल हो गया था और अभी दो सुनवाइयाँ और बाकी थी। इतने दिनों के बाद ही यदि सुनवाई हुई तो 1 साल का और लग जाएगी। मेरा मन कांप जाता था, लगता था अब ऐसे दिन नहीं काटे जाते। मुन्नू गांव में, पापा बरसाती में, मैं कोठरी में और अम्मा खाट पर। अर्थात आप ये देखिए कि परिवार की क्या हालत हो गई है। इन सब चीज़ों के बारे में कोई विचार नहीं करता। जो भुगतता है वही इस कंडीशन को या इस स्थिति को जान पाता है बेटा। क्योंकि जब हम किसी पर दोष तो लगा देते हैं, परंतु उस बात को साबित होने में बरसों लग जाते हैं और कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते लगाते भी व्यक्ति थक जाता है। कैसे मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया था मैं ही जानती हूँ, फिर भी 2nd डिवीज़न पास हो गई। कोई खुशी मनाने वाला नहीं था। सबके मन ऐसे मर चुके थे कि किसी बात की कोई खुशी ही नहीं होती थी, कोई रंज भी नहीं होती थी। अर्थात कोई खास खुशी नहीं होती थी। जुलाई में नई समस्या आई। गांव में तो केवल मिडिल स्कूल ही था। मुन्नू का अब क्या होगा, मेरा अब क्या हो। यहाँ कॉलेज में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं जानती थी कि बच्चों को पढ़ाना तो दूर, 65 रुपये में साथ रखकर खिलाना भी मुश्किल था। बाबा ने मुन्नू को सीधे उमेश चाचा के पास भेज दिया था और यह खबर कर दी थी कि यहाँ की स्थिति वह जानते हैं। पापा वह पत्र पढ़कर सिहर उठे। अम्मा बहुत रोई। मैं छोरे को भी पढ़ाई रख लेती, वहाँ क्यों भेज दिया। एक बार उसे मुझसे मिला तो देते। लीला का स्वभाव कौन नहीं जानता। मेरा बच्चा सहम कर मर जाएगा। 2 दिन तक वह रोती रही। पापा अपराधी की तरह चुपचाप बैठे रहे। अर्थात करते भी तो क्या करते। बाबा के पास अब आगे स्कूल नहीं था और उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए चाचा के पास भेज दिया था। परंतु परिवार में सभी उस समय हमारे सहायक बने ऐसा भी तो नहीं है। सब हमारे अनुकूल सोचे ऐसा भी तो नहीं है। चाची का बर्ताव बच्चों के प्रति ठीक नहीं था, इसलिए उसकी चिंता कर कर के और अम्मा परेशान होती हुई चली जा रही थी। अम्मा क्यों रोती है इस तरह। पापा यदि कुछ कर सकते तो क्या नहीं करते। 1-2 दिन बाद वह बोली, मैं सोचती हूँ आशा को भी वहीं भेज दो, वही कॉलेज में भर्ती हो जाएगी। मैं समझ ही
नहीं पाई कि अम्मा व्यंग्य कर रही है या अगले वाक्य में हमारी सारी बात साफ कर दी। लीला का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। आशा मन्नू के पास रहेगी तो उसे तसल्ली तो रहेगी, सोने को एक गोद तो रहेगी। अम्मा फूट फूट कर रोने लगी थी। उमेश भैया को लिख देना कि जो भी वह खर्च करे हम पर कर्ज ही समझे, मैं उसकी पाई पाई चुका दूंगी। भगवान कभी हमारे भी दिन बदलेगा ही, नहीं तो अपने को बेचकर ही उनका कर्ज अदा करूंगी। पर मेरे बच्चों पर थोड़ा रहम करें, अर्थात बच्चों को आराम से रखें। ये दुखियारे यूं ही अनाथ हो रहे हैं, थोड़ा प्यार इन्हें भी दें, थोड़ा लीला को भी समझा दें। अर्थात वे अपने पति से ही समझा रही हैं कि ऐसा ऐसा उनको लिख देना, ताकि मेरे बच्चे भी थोड़ी सहूलियत के साथ, बच्चों पर कोई अत्याचार ना हो, इसलिए वह उनको हिफाजत के साथ रख सके। अर्थात एक एक दिन कितना मुश्किल और कितना कठिनाइयों से भरा होता है, इस कहानी को आपको पढ़ कर के लग रहा होगा। और व्यक्ति अपने दोष मुक्त होने का इंतज़ार किस कदर कर रहा है। एक एक पल उसके लिए कितना